दोस्तों रेड बुल दुनिया की मोस्ट पॉपुलर एनर्जी ड्रिंक है और आप लोगों ने भी रेड बुल को जरूर ट्राई किया होगा। पर रेड बुल सिर्फ अपनी ड्रिंक के लिए नहीं जानी जाती है। रेड बुल फेमस है अपनी एक्सट्रीम मार्केटिंग के लिए भी, चाहे वो स्पेस से किसी को जंप करवाना हो या फिर 10 मंजिला ऊंची मोटरसाइकिल जंप करवाना हो या फिर एक्टिव वोल्केनो पर स्नोबोर्डिंग करवाना हो। रेड बुल ने ऐसे कई बड़े एक्सट्रीम मार्केटिंग स्टंट्स किए हैं और इस वजह से रेड बुल ने साल 2022 में $10 बिलियन का रेवेन्यू किया और करीब 11 बिलियन कैंस को सेल किया। ये इतनी कैंस है, अगर इसे दुनिया भर के हर इंसान को बांटा जाए तो हर एक को एक से ज्यादा कैन मिलेगी और इसीलिए रेड बुल दुनिया की नंबर 1 एनर्जी ड्रिंक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेड बुल की शुरुआत कैसे हुई और किसने इसे बनाया? तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे रेड बुल की स्टोरी को कि कैसे थाईलैंड के एक गरीब किसान लड़के चाओ लोयो विद्यान ने बिना एजुकेशन और पैसों के दुनिया की मोस्ट पॉपुलर एनर्जी ड्रिंक रेड बुल को बनाया। चाओ लोयो विद्यान का जन्म रूरल थाईलैंड में हुआ। चाओ लो के पेरेंट्स डक फार्मर थे और वो फ्रूट्स भी बेचा करते थे और चाओ लो के पेरेंट्स बहुत गरीब थे। इसी वजह से वो अपने बच्चों को शुरुआती एजुकेशन भी नहीं दिला पाए और चाओ लो का पूरा बचपन अपने पेरेंट्स के फार्म पर काम करते हुए गुजरा, बहुत कम फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के साथ। लेकिन जब चाओ लो बड़ा हुआ तो उसके पेरेंट्स ने उसे बैंकॉक भेज दिया अपने भाई के साथ फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पर काम करने के लिए। बैंकॉक में चाओ लो ने एक्सट्रीम हार्ड वर्क किया और इतना पैसा सेव कर लिया कि वो अपना खुद का एक स्मॉल बिजनेस खोल पाए और 1956 में चाओ लो ने टीसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज नाम से अपना खुद का एक स्मॉल बिजनेस खोला। शुरुआत में चाओ लो का बिजनेस 100% फोकस था इंपोर्टेड एंटीबायोटिक्स जैसी मेडिसिन को सेल करने पर। लेकिन इस समय के दौरान जापानीज फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने कुछ हर्बल सिरप बनाए जिन्हें वो कहते थे एनर्जाइजिंग टॉनिक्स और वो बहुत सक्सेसफुल हुए और जल्दी एनर्जाइजिंग टॉनिक्स इंपोर्ट होकर थाईलैंड में भी सेल होने लगी और लगभग 10 साल तक पीसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज चलाने के बाद चाओ लो डिसाइड करता है अपनी खुद की एक एनर्जी टॉनिक बनाने का, क्योंकि चाओ लो नोटिस करता है कि मार्केट में जो भी एनर्जी टॉनिक थी उस समय वो काफी एक्सपेंसिव थी और सभी रिच कंज्यूमर्स को टारगेट कर रही थी। लेकिन असलियत में ऐसी एनर्जी टॉनिक की जरूरत ज्यादातर उन लोगों को थी जो ब्लू कॉलर जॉब करते थे, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और वो लोग जो काफी ज्यादा फिजिकल मेहनत करते हैं और इन सभी लोगों को अपने काम में बहुत सारी एनर्जी और अटेंशन की जरूरत पड़ती थी। और इस चीज को चाओ लो इसीलिए समझ पाया था क्योंकि उसका बैकग्राउंड भी ऐसा ही था और उसे पता था कि एक एनर्जी टॉनिक इन लोगों की कितनी मदद कर सकती थी। तो इसीलिए कई सारी पॉपुलर एनर्जी टॉनिक्स के फॉर्मूला को एनालाइज करने के बाद चाओ लो अपना खुद का फॉर्मूला बनाता है अपनी एनर्जी टॉनिक के लिए, जिसमें वो कैफीन, विटामिन बी और एक केमिकल जिसका नाम ट्यूरिन होता है उसे ऐड करता है। लेकिन चाओ लो के फॉर्मूला में एक अलग चीज होती है जो उसकी एनर्जी टॉनिक को कंपटीशन से अलग बनाती है और वो थी लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर, जिसने चाओ लो के फॉर्मूला को एक अपीलिंग फ्लेवर और हाई एनर्जी बूस्ट दिया। चाओ लो अपनी टॉनिक का नाम कैटरिंग डेंग रखता है। थाई लैंग्वेज में डेंग का मतलब रेड होता है जो कि पावर को सिंबलाइज करता है और कैटरिंग का मतलब टेक्निकली बुल नहीं होता है, इसका मतलब बफेलो होता है। और फिर भी चाओ लो ने इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को रेड बुल रखा। लेकिन चाओ लो के इस नाम को चुनने के पीछे का मकसद था अपने ब्रांड को पावरफुल बताना। लेकिन चाओ लो का नया एनर्जी टॉनिक रातों रात सफल नहीं हुआ। उस समय जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों के प्रोडक्ट मार्केट को डोमिनेट कर रहे थे, इसीलिए चाओ लो ने डिसाइड किया टाउन और रूरल एरियाज को टारगेट करने का थाईलैंड के, जो कि चाओ लो के कॉम्पिटिटर्स से टोटली डिफरेंट था, जो कि उस समय फोकस कर रहे थे बड़े शहर जैसे कि बैंकॉक। लेकिन जल्दी चाओ लो की छोटे टाउन और रूरल एरियाज को टारगेट करने की स्ट्रेटजी काफी जीनियस साबित होने वाली थी। चाओ लो ने अपनी एनर्जी ड्रिंक की शुरुआत करने के लिए ट्रक ड्राइवर्स को फ्री सैंपल दिए जो कि काफी लंबे समय तक काम करते हैं और उन्हें सबसे ज्यादा एनर्जी और अलर्ट रहने की जरूरत पड़ती है। चाओ लो ने उन ट्रक ड्राइवर्स से कहा कि ये एनर्जी ड्रिंक तुम्हारी मदद करेगी एनर्जी बढ़ाने और कंसंट्रेशन करने में। और जब ट्रक ड्राइवर्स ने चाओ लो की ड्रिंक को ट्राई किया तो उसने सच में उनकी मदद की। इस वजह से चाओ लो की ड्रिंक वर्ड ऑफ माउथ से पॉपुलर होने लगी और कुछ ही समय में थाईलैंड की वर्किंग क्लास में चाओ लो की ड्रिंक का यूज कॉमन हो गया। और जब चाओ लो के पास अपनी ड्रिंक से पैसा आया तो उसने शुरुआती सभी पैसों को मायू थाई मैचेस को स्पॉन्सर करने में लगा दिया, जो कि थाईलैंड में बहुत पॉपुलर मार्शल आर्ट है और बहुत बड़ा हिस्सा है इन मैचेस का थाईलैंड के कल्चर में। और इस चीज ने चाओ लो की ड्रिंक को सिर्फ रिकॉग्नाइजेशन ही नहीं दिलाई बल्कि ड्रिंक को एनर्जी और पावर से भी जोड़ने में मदद की। और ये काफी अच्छी स्ट्रेटजी थी चाओ लो की, क्योंकि उस समय ज्यादातर एनर्जी ड्रिंक ऑर्डिनरी और नॉर्मल थी और चाओ लो शुरुआत से ही अपनी ब्रांड बिल्डिंग पर फोकस कर रहा था अपनी ड्रिंक के लिए। और चाओ लो इसमें बहुत सक्सेसफुल भी हुआ था क्योंकि थाईलैंड की पूरी वर्किंग क्लास के अंदर चाओ लो की ड्रिंक पावर का सिंबल बन चुकी थी और 1980 तक पूरे थाईलैंड में चाओ लो की ड्रिंक बहुत सक्सेसफुल हुई। लेकिन चाओ लो की एक ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन से अचानक मुलाकात ने चाओ लो की ड्रिंक को एक ग्लोबल $multi-billion एम्पायर में बदल दिया।
हालांकि वो चाओलो ही था जिसने पहली बार रेड बुल को बनाया था, लेकिन रेड बुल की इंटरनेशनल सक्सेस के पीछे एक दूसरे इंसान का नाम है, डिट्रिच मैसेचर्स। डिट्रिच की वजह से ही रेड बुल उतना सक्सेसफुल हो पाया जितना आज हम उसे जानते हैं। डिट्रिच ने वियना सिटी के यूनिवर्सिटी ऑफ कॉमर्स से वर्ल्ड ट्रेड की पढ़ाई की थी, लेकिन उसे ग्रेजुएट होने में 10 साल लग गए क्योंकि अपनी कॉलेज लाइफ के दौरान डिट्रिच बिजी था पार्टी, ट्रैवलिंग और लड़कियों में। अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद डिट्रिच एक जर्मन कंपनी ब्लेंडेक्स में इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर बन जाता है। ब्लेंडेक्स स्किन केयर, शैम्पू और टूथपेस्ट जैसे प्रोडक्ट बनाती थी और इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर होने की वजह से डिट्रिच को दुनिया भर में ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी मीटिंग्स के लिए, और इसी वजह से डिट्रिच को काफी ज्यादा टाइम एयरपोर्ट्स और फ्लाइट्स में बिताना पड़ता था और इस वजह से डिट्रिच काफी ज्यादा थका हुआ रहता था। लेकिन एक बार डिट्रिच जब यूरोप से काफी ज्यादा काम करने के बाद थाईलैंड एक मीटिंग के लिए आया तो वो काफी ज्यादा थक चुका था, और इसीलिए फ्लाइट से उतरने के बाद डिट्रिच एक लोकल स्टोर में जाता है और शॉपकीपर से कुछ ऐसा मांगता है जो उसकी मदद कर सके। शॉपकीपर डिट्रिच को चाओलो की ड्रिंक कैटरिंग डेंग दे देता है, और जब डिट्रिच चाओलो की ड्रिंक को ट्राई करता है तो कुछ ही मिनटों के अंदर उसे बहुत एनर्जेटिक फील होता है और उसकी नींद भी उड़ जाती है, और इतनी इफेक्टिव होने की वजह से चाओलो की एनर्जी ड्रिंक डिट्रिच की फेवरेट बन जाती है। लेकिन उस समय चाओलो की एनर्जी ड्रिंक सिर्फ थाईलैंड में ही मिलती थी, और कुछ समय बाद जब डिट्रिच न्यूज़पेपर में एक खबर पढ़ता है कि जापान में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला इंसान एक एनर्जी ड्रिंक का मालिक है, तो इस न्यूज को पढ़ने के बाद डिट्रिच सोचता है कि एनर्जी ड्रिंक एशिया में तो बहुत पॉपुलर है, लेकिन अभी तक यूरोप और अमेरिका में एनर्जी ड्रिंक्स नहीं है। और ये बात जानने के बाद डिट्रिच के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो डिसाइड करता है अपनी हाई पेइंग जॉब को छोड़ने का और एक बहुत बड़ा फैसला लेता है चाओलो को ढूंढने का और उसके साथ पार्टनरशिप करने का। डिट्रिच चाओलो की ड्रिंक को यूरोपियन मार्केट में लॉन्च करना चाहता था, इसलिए डिट्रिच चाओलो को पार्टनरशिप के लिए समझाता है, और थोड़ा समझाने के बाद चाओलो उसकी बात को मान लेता है। चाओलो और डिट्रिच अपनी सेविंग से $5-5 लाख इन्वेस्ट करते हैं, और डिट्रिच डिसाइड करता है ऑपरेशनल साइड को संभालने का और चाओलो फोकस करता है प्रोडक्ट साइड पर। और डिट्रिच के पास 49% और चाओलो के पास भी 49% शेयर आते हैं, और 2% शेयर्स चाओलो के बेटे को दिए जाते हैं। डिट्रिच डिसाइड करता है इस न्यू काम के लिए एक न्यू सेपरेट कंपनी बनाने का, जिसका नाम वो रखता है रेड बुल, और ऑफिशियली 1984 में रेड बुल कंपनी की शुरुआत होती है डिट्रिच की होम यूरोपियन कंट्री ऑस्ट्रेलिया में। डिट्रिच रेड बुल को मार्केट में लॉन्च करने से पहले मार्केट रिसर्च करवाता है, ये जानने के लिए कि यूरोपियन कस्टमर इस प्रोडक्ट पर कैसा रिस्पॉन्स करेंगे। लेकिन यूरोपियन कस्टमर को रेड बुल बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। ट्रायल करने के बाद कस्टमर का कहना था कि ड्रिंक का टेस्ट बहुत ज्यादा खराब है, और मार्केट रिसर्च ने बताया कि ड्रिंक बहुत अनहेल्दी और बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। लेकिन रेड बुल के दोनों फाउंडर्स का मानना था कि उनकी ड्रिंक जबरदस्त है और उन्हें अपने आइडिया पर पूरा भरोसा था। लेकिन उन्हें रेड बुल को सक्सेसफुल करने के लिए कुछ बदलाव की जरूरत थी, इसीलिए वो फीडबैक को समझते हुए रेड बुल में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस करते हैं। स्लिमर स्लैक सिल्वर कैंस में पैक करते हैं ताकि वो ज्यादा अट्रैक्टिव और प्रीमियम लगे, और उसे कार्बोनेटेड भी बनाते हैं, और इस वजह से रेड बुल उसके कॉम्पिटिटर्स से भी अलग बन जाती है। और डिट्रिच डिसाइड करता है रेड बुल को एक प्रीमियम ड्रिंक बनाने का, और डिट्रिच चाहता था कि रेड बुल प्रीमियम दिखने के साथ प्रीमियम फील भी हो, इसीलिए डिट्रिच रेड बुल का प्राइस डुअल रखता है अदर कार्बोनेटेड ड्रिंक के मुकाबले। लेकिन इतना हाई प्राइस रखना काफी रिस्की मूव था, लेकिन ये हाई प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट साबित होती है आगे चलकर रेड बुल की सक्सेस के लिए। और वो इसी समय ही रेड बुल के फेमस स्लोगन को भी डिसाइड करते हैं, रेड बुल गिव्स यू विंग्स, जिससे वो कस्टमर्स को बताना चाहते थे रेड बुल पीने से उन्हें फोकस और पोटेंशियल मिलेगी। लेकिन बाद में इस स्लोगन की वजह से रेड बुल को कंट्रोवर्सी का भी सामना करना पड़ा, पर उसे हम आगे जानेंगे। और 3 साल के ट्रायल एंड एरर के बाद अब फाइनली 1987 में रेड बुल यूरोपियन मार्केट में रिलीज होने के लिए तैयार थी। 1 अप्रैल 1987 में रेड बुल यूरोप के एक देश ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च होती है, और डिट्रिच रेड बुल की फील को प्रीमियम रखने के लिए शुरुआत में इसे ट्रेंडी स्की रिजॉर्ट्स में ही लॉन्च करता है। शुरुआत में रेड बुल के पास काफी छोटी टीम थी सेल्स की, जिसमें सिर्फ 6 लोग थे और बहुत ही कम मार्केटिंग बजट था, और इसीलिए डिट्रिच को पता था कि वो बहुत ही एक्सपेंसिव टीवी एड्स को नहीं चला सकते हैं और बिग मार्केटिंग कैंपेन्स को भी नहीं कर सकते हैं। अदर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की तरह उन्हें कोई हाईली क्रिएटिव
इनोवेटिव और लो कॉस्ट मार्केटिंग चाहिए थी जो कि रेड बुल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। इसीलिए उनकी पहली स्ट्रेटजी थी कॉलेज के पॉपुलर और इन्फ्लुएंशियल स्टूडेंट्स को फ्री में रेड बुल के केसेस देना और कॉलेज कैंपस में रेड बुल से डेकोरेटेड मिनी कूपर में राइड देना। और भी ज्यादा स्टूडेंट्स का इन पर ध्यान आए, इसीलिए उन्होंने उन पॉपुलर स्टूडेंट को पैसे भी दिए कॉलेज पार्टीज करने के लिए। ये सब करने के पीछे रेड बुल का आइडिया ये था कि अगर पॉपुलर स्टूडेंट रेड बुल का यूज करेंगे तो बाकी स्टूडेंट भी रेड बुल को जरूर खरीदेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, रेड बुल ने अट्रैक्टिव वुमेन्स को भी हायर किया रेड बुल गर्ल्स बनाने के लिए और उन्हें फ्री रेड बुल कैंस देकर यूनिवर्सिटी कैंपसेस में भेजा रेड बुल की कैंस बांटने के लिए। और रेड बुल के सेल्स पीपल जिन्हें मैस्केटर्स कहा जाता है, उन्होंने फ्री कूलर्स और फ्रिजेस को बार और नाइट क्लब्स को दिए ताकि वो रेड बुल को कॉकटेल में मिला सकें अल्कोहल के साथ, ताकि लोग समझ सकें कि रेड बुल अल्कोहल में मिक्स करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। और नाइट क्लब और बार्स में रेड बुल की कई सारी खाली कैंस को रखा गया और डस्टबिन में डाला गया ताकि लोग रेड बुल के लोगों को देखें और क्यूरियस हो रेड बुल ट्राई करने के लिए। ये सब करने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था, रेड बुल की सेल्स को बढ़ाना। और ये चीज सफल भी साबित हुई क्योंकि लॉन्च करने के फर्स्ट ईयर में ही रेड बुल ने 1 मिलियन कैंस को बेचा। लेकिन 1 मिलियन कैंस बेचने के बाद भी रेड बुल प्रॉफिटेबल नहीं थी क्योंकि उन्होंने फ्री प्रोडक्ट बांटने में बहुत सारा पैसा खर्च किया था। लेकिन डिट्रिच जानता था अगर शुरुआत में रेड बुल की ब्रांडिंग पर पैसा खर्च किया जाए तो बाद में इसके रिटर्न बहुत लंबे समय तक मिलेंगे। और डिट्रिच सही था क्योंकि काफी लोग रेड बुल को जानने लगे थे। इसीलिए रेड बुल के सेकंड ईयर में 2 मिलियन कैंस सेल हुई और थर्ड ईयर में 4 मिलियन रेड बुल कैंस सेल हुई। अब तक रेड बुल पूरे यूरोप में फैल चुकी थी और एक पॉइंट पर तो जर्मनी में रेड बुल की इतनी डिमांड बढ़ गई थी कि रेड बुल की कैंस को मैन्युफैक्चर करना मुश्किल हो गया था। लेकिन इतनी ग्रोथ के बाद भी टीवी एड्स करवाना एक बहुत एक्सपेंसिव ऑप्शन था। लेकिन डिट्रिच बहुत बड़ा फैन था एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का और डिट्रिच को एक मैच के दौरान एक बात रियलाइज होती है कि बड़ी कंपनीज बहुत कम ही एक्सट्रीम स्पोर्ट्स इवेंट्स को स्पॉन्सर करती हैं। तो डिट्रिच ने सोचा क्यों ना एक्सट्रीम स्पोर्ट को स्पॉन्सर किया जाए। और एक्सट्रीम स्पोर्ट को स्पॉन्सर करने से रेड बुल को एक एनर्जी ड्रिंक से बढ़कर एक लाइफस्टाइल ड्रिंक की तरह सेल किया जा सकता था। और इसीलिए रेड बुल एक्सट्रीम स्पोर्ट के डेयरडेविल्स, एथलीट्स और एक्सट्रीम स्पोर्ट के इवेंट्स के साथ जुड़ गई, जैसे कि स्काई डाइविंग, पंजी जंपिंग, आइस स्विमिंग, विंग वॉकिंग। और 1997 तक रेड बुल रेडी था अमेरिका में लॉन्च करने के लिए। हालांकि इस समय तक एनर्जी ड्रिंक मार्केट $1.7 बिलियन का हो गया था और इसी वजह से काफी सारा कंपटीशन एनर्जी ड्रिंक मार्केट में आ चुका था। लेकिन अमेरिकन मार्केट में रेड बुल को दुनिया के सबसे बड़े सॉफ्ट ड्रिंक प्लेयर कोका कोला का सामना करना था। कोका कोला के पास बेटर टेस्टिंग प्रोडक्ट था और करीब 100 साल से एक सीक्रेट फॉर्मूला था अपनी ड्रिंक को बनाने का। और इसी की जगह रेड बुल के पास ना तो कोई सीक्रेट फॉर्मूला था बल्कि रेड बुल के इंग्रेडिएंट्स क्लियरली उसकी कैन पर ही लिखे हुए थे। और रेड बुल के पास सिर्फ एक ही फ्लेवर था जो कि टेस्ट में लोगों को पसंद नहीं आता था। और जब डिट्रिच से एक इंटरव्यू में रेड बुल के टेस्ट के बारे में पूछा गया कि क्यों वो रेड बुल का एक न्यू फ्लेवर नहीं बना रहे हैं बेटर टेस्टिंग वाला, तो डिट्रिच ने जवाब दिया कि रेड बुल कोई प्रोडक्ट कंपनी नहीं है बल्कि वो ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं एक्सपीरियंस के लिए। अगर आप रेड बुल के कोर लेवल पर देखें तो रेड बुल एक ड्रिंक कंपनी की तरह नहीं बनाई गई है बल्कि रेड बुल एक स्टोरी टेलिंग कंपनी है। रेड बुल का गोल कस्टमर्स को अपनी स्टोरीज बताने का है, ना कि एडवर्टाइजमेंट से जबरदस्ती उनकी जिंदगी में प्रोडक्ट घुसाने का। और ऐसा करने के लिए रेड बुल ने कई बड़े कदम उठाए हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रीम स्पोर्ट की इवेंट से जुड़ सकें और कई बड़े कारनामे भी किए हैं ताकि कस्टमर रेड बुल की तरफ अट्रैक्ट हो सके। और रेड बुल अपनी मार्केटिंग पर कई बड़ी कंपनी से भी ज्यादा स्पेंड करता है, लेकिन रेड बुल अपनी एड्स में कस्टमर को ये नहीं बताता है कि क्यों उन्हें रेड बुल खरीदनी चाहिए या किसी एक इवेंट को स्पॉन्सर नहीं करता है, बल्कि इसकी जगह रेड बुल पूरी की पूरी स्पोर्ट टीम्स को ही खरीद लेता है और वर्ल्ड क्लास इवेंट्स को भी होस्ट करता है। और इस सब की शुरुआत ऑस्ट्रेलियन फॉर्मूला 1 लीजेंड ग्राहट बेजर से हुई, जो कि 1989 में पहली बार रेड बुल के स्पॉन्सर एथलीट बने। और आज के समय रेड बुल करीब 500 से भी ज्यादा एथलीट, डेयरडेविल और एडवेंचरर्स को स्पॉन्सर करता है, जो कि प्रोफेशनल से लेकर अमेच्योर स्पोर्ट तक फैले हुए हैं, फुटबॉल, आइस हॉकी, फॉर्मूला 1 और ई स्पोर्ट में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वजह से रेड बुल के पास और भी अदर रेवेन्यू स्ट्रीम बन जाती हैं, जैसे कि फॉर्मूला 1 का फर्स्ट प्राइज और दूसरे अदर ब्रांड के साथ स्पॉन्सरशिप डील्स। और इस वजह से रेड बुल को और भी पैसे मिल जाते हैं मार्केटिंग में री इन्वेस्ट करने के लिए। और लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रेटजी बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि अगर एक पॉपुलर टीम जैसे कि न्यूयॉर्क रेड बुल्स को रेड बुल ओन करता है, तो जब भी न्यूयॉर्क रेड बुल्स के मैचेस होंगे तो फैंस और मीडिया में टीम के साथ रेड बुल का नाम भी लिया जाएगा और इससे रेड बुल की भी मार्केटिंग होगी और इसी वजह से रेड बुल का नाम लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। और इसीलिए रेड बुल ने इस चीज को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए अपना खुद का भी एक स्पोर्ट इवेंट
इवेंट बनाया ईयर 2000 में जिसका नाम था फ्लक टैग, जो कि एक जर्मन वर्ड है और इसका मतलब होता है फ्लाइंग डे। और इस स्पोर्ट इवेंट के दौरान रेड बुल ने सैकड़ों टीम बनाई दुनिया भर में और उन्हें कहा कि वो अजीब होममेड फ्लाइंग मशीन का डिजाइन बनाए ताकि देखा जा सके कि कौन सी सबसे अजीब डिजाइन ज्यादा उड़ सकती है। और इस कंपटीशन का अब तक हाई फ्लाइंग रिकॉर्ड 258 फीट है। और इस इवेंट को देखने के लिए बहुत सारी ऑडियंस आई और ऑडियंस ने इस इवेंट को बहुत एंजॉय किया और रेड बुल की कैंस को भी खरीदा। और इसी वजह से रेड बुल एक बार फिर से अपने एक्सपेंसेस को एक न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम में बदल पाया, वो भी अपना खुद का एक न्यू स्पोर्ट इवेंट बना के। और सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं, रेड बुल स्पोर्ट के भी बाहर आर्ट्स और म्यूजिक इवेंट्स को भी स्पॉन्सर करता है, जैसे कि ऑस्टिन सिटी लिमिट्स। और जैसा कि हम जानते हैं कि कैसे 2012 में फीलिक्स बाumgartner को रेड बुल ने स्पेस तक भेजा था वहां से जंप करने के लिए, लेकिन इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए रेड बुल को एक डेकेड लगा और मिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा आया। लेकिन ये इवेंट रेड बुल के लिए वर्थ इट था क्योंकि यूट्यूब पर इस इवेंट की वीडियो पर 140 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। और जब इस इवेंट को लाइव किया गया था यूट्यूब पर तो इस इवेंट ने करंट लाइव व्यूइंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया था उस समय। और इस इवेंट के बाद पूरी दुनिया में रेड बुल की सेल्स 13% तक बढ़ गई थी। और इस तरह के मेमोरेबल इवेंट्स क्रिएट करने की वजह से और एक्सट्रीम वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने की वजह से लंबे समय तक लोग इन इवेंट्स को याद रखते हैं और आने वाले सालों में भी कई लोगों को इन इवेंट्स के बारे में पता लगता है। इस वजह से रेड बुल की इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म तक रिटर्न देती है। और रेड बुल की एडवर्टाइजमेंट का सबसे यूनिक पार्ट यही है कि इन सभी कारनामों और रिकॉर्ड के दौरान रेड बुल कभी भी अपनी ड्रिंक को मेंशन नहीं करता है। जैसा कि सभी लोगों ने सोचा था कि स्पेस से डाइविंग करने के बाद फीलिक्स जब जमीन पर उतरेगा तो वो सबसे पहले रेड बुल पिएगा, लेकिन न डाइव से पहले और न डाइव के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इसी वजह से रेड बुल की एडवर्टाइजमेंट जैसी फील नहीं होती है। और हर बार एडवर्टाइजमेंट करते वक्त रेड बुल का मकसद ब्रांड रिकॉग्निशन बनाना होता है, ना कि एक्टिवली अपनी ड्रिंक को सेल करना। हर बार रेड बुल कोशिश करती है अपने ब्रांड को एक्साइटिंग और इनक्रेडिबल चीजों से जोड़ने की और इसीलिए रेड बुल की एडवर्टाइजमेंट ज्यादा इफेक्टिव होती है नॉर्मल ऑर्डिनरी एड से। और रेड बुल के इवेंट्स करना काफी एक्सपेंसिव और डिफिकल्ट होता है, तो इसी वजह से लोगों को रेड बुल के एड्स इवेंट देखने में एड नहीं लगते हैं। लोगों को लगता है कि वो एड नहीं कुछ कूल देख रहे हैं जो रेड बुल ने ऑर्गेनाइज किया है, जिस वजह से रेड बुल को बहुत ज्यादा सेल्स होती हैं। और अपनी इस यूनिक स्ट्रेटजी की वजह से रेड बुल लोगों के माइंड में बहुत गहरी छाप छोड़ती है। और इसी वजह से सच्चाई ये है कि रेड बुल एक ड्रिंक कंपनी नहीं है, रेड बुल एक मार्केटिंग कंपनी है। और इस वजह से रेड बुल अपनी ड्रिंक को प्रीमियम लाइफस्टाइल प्रोडक्ट की तरह भी प्लेस कर पाई है। पर एक्चुअली में ये टोटली उल्टा है रेड बुल की शुरुआत से, क्योंकि जब चाओलो ने रेड बुल की शुरुआत की थी थाईलैंड में, तो रेड बुल को स्पेशली वर्किंग क्लास लोगों के लिए चीपेस्ट एनर्जी ड्रिंक की तरह लॉन्च किया गया था। लेकिन आज के समय रेड बुल एक मोस्ट एक्सपेंसिव एनर्जी ड्रिंक बन चुकी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज भी रेड बुल की रेसिपी वही है जो चीपेस्ट एनर्जी ड्रिंक के समय थी। और ऐसा पॉसिबल हो पाया है रेड बुल की ग्रेट मार्केटिंग और ब्रांड रिकॉग्निशन की वजह से। इसी वजह से रेड बुल ने ज्यादातर कंट्रीज में एनर्जी ड्रिंक मार्केट को 80% कैप्चर करके रखा है। लेकिन बिना कंट्रोवर्सी के दुनिया की नंबर 1 एनर्जी ड्रिंक बनना पॉसिबल नहीं है। पिछले कुछ सालों में रेड बुल कई देशों में बैन हुई है और सबसे बड़ा बैन था फ्रांस में, जब एक बास्केटबॉल मैच के दौरान एक टीनेजर की मौत हो जाती है रेड बुल के कुछ कैंस पीने से। तो इस वजह से लोगों में पैनिक फैल जाता है रेड बुल को लेकर। लेकिन बाद की इन्वेस्टिगेशंस में ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं पाया जाता है जिससे कि उस टीनेजर की मौत रेड बुल पीने से हुई हो। लेकिन फिर भी रेड बुल पर इल्जाम लगता है कि रेड बुल में हाई अमाउंट ऑफ कैफीन है और ऐसे कई इंग्रेडिएंट हैं जिन्हें सेफ बताया जाता है, लेकिन वो इतने सेफ नहीं है। लेकिन फिर भी 2008 तक फ्रांस ने रेड बुल से बैन हटा लिया और फिर से रेड बुल फ्रांस मार्केट में सेल होने लगी। और फ्रांस को रेड बुल से बैन इसीलिए हटाना पड़ा क्योंकि रेड बुल ने साबित कर दिया था कि रेड बुल ड्रिंक में कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट होने के कोई भी सबूत नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं था कि रेड बुल के इंग्रेडिएंट हार्मफुल नहीं है, बल्कि वो इतने हार्मफुल नहीं है कि रेड बुल को बैन किया जा सके। लेकिन रेड बुल ड्रिंक अनहेल्दी जरूर है। और इसके अगले साल या 2009 में जर्मनी में रेड बुल कोला के अंदर कोकेन पाई गई। इस वजह से जर्मनी के कई स्टेट्स ने रेड बुल कोला को बैन कर दिया। लेकिन फिर से आगे की इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि रेड बुल कोला में नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ कोकेन है और इसे बहुत ज्यादा पीने पर भी कुछ फील नहीं होगा। तो वापस से पूरी जर्मनी को रेड बुल कोला को अनबैन करना पड़ा। इसके बाद यह 2013 में रेड बुल पर फिर से एक मुसीबत आई जब रेड बुल पर कोर्ट केस हो गया फॉल्स एडवर्टाइजमेंट के लिए रेड बुल के मोस्ट पॉपुलर स्लोगन की वजह से, जो है रेड बुल गिव्स यू विंग्स, जिस पर कोर्ट केस करने वाले का आर्ग्यू था कि एक फॉल्स मार्केटिंग है क्योंकि एक्चुअली में रेड बुल को पीकर कोई विंग्स नहीं आते हैं। लेकिन असलियत में देखा जाए तो
सभी जानते हैं कि रेड बुल पीने से एक्चुअल पंख नहीं आने वाले हैं। तो साफ साफ ये केस सिर्फ रेड बुल से पैसा लेने के लिए किया गया था, लेकिन फिर भी वो लोग ये केस जीत जाते हैं क्योंकि वो आर्ग्यू करते हैं कि रेड बुल अपनी एडवर्टाइजमेंट में एथलेटिक इंप्रूवमेंट का प्रॉमिस करती है, लेकिन एक्चुअली में रेड बुल को पीने से कोई भी एक्सरसाइज या स्पोर्ट में इंप्रूवमेंट नहीं आती है और इस वजह से रेड बुल की मार्केटिंग फॉल्स प्रूव होती है और इसीलिए रेड बुल को इस केस को सेटल करने के लिए $13 मिलियन देने पड़े। देखने में तो ये सभी कंट्रोवर्सी रेड बुल की डार्क साइड को दिखाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब कोई ब्रांड रेड बुल जितना बड़ा हो जाता है तो उसे इस तरह की कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ता है और इस वजह से समय समय पर रेड बुल पर इल्जाम लगते आए हैं, लेकिन रेड बुल ने सभी का सामना किया है और अपने ऊपर इतनी उंगलियां उठने के बाद भी रेड बुल ने अल्टीमेट सक्सेस को हासिल किया है। रेड बुल ने 1987 से लेकर अब तक 100 बिलियन से भी ज्यादा कैंस को बेचा है, लेकिन रेड बुल के इतने सक्सेसफुल होने के बाद क्वेश्चन ये आता है कि डिट्रिच और चाओलो का क्या हुआ। चाओलो योविद्यान जिन्होंने रेड बुल की शुरुआत की थी और जो रेड बुल के ओरिजिनल फाउंडर थे, उनकी साल 2012 में 88 इयर्स की एज में डेथ हो गई। डेथ के समय चाओलो थाईलैंड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन थे, $5 बिलियन की एस्टिमेटेड नेटवर्थ के साथ। और रेड बुल के को फाउंडर डिट्रिच मेस्चर्ड जिन्होंने रेड बुल को आज इतना बड़ा बनाया जितना आज हम उसे जानते हैं, उनकी भी अक्टूबर साल 2022 में डेथ हो गई 78 ईयर की एज में। और डेथ के समय डिट्रिच ऑस्ट्रेलिया के रिचेस्ट पर्सन थे और चाओलो डिट्रिच के इतने अमीर होने के पीछे एक ही रीजन था, रेड बुल कंपनी का प्राइवेट होना। चाओलो और डिट्रिच ने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत मेहनत की थी और कभी भी अपनी कंपनी के शेयर्स को नहीं बेचा और आज भी चाओलो की फैमिली 51% रेड बुल के शेयर को ओन करती है और रेड बुल के 49% शेयर को डिट्रिच का सन मार्क ओन करता है। और दोस्तों, अगर आपको रेड बुल की इंस्पिरेशनल स्टोरी पसंद आई तो अभी इस वीडियो पर क्लिक करें और जाने रोलेक्स की स्टोरी, कैसे एक ऑर्फन लड़के ने बिना पैसे और कनेक्शन के दुनिया का मोस्ट लग्जूरियस और बिगेस्ट वॉच ब्रांड बनाया।